हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत धूमधाम से मना लिया होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि आज ही नोटिस आई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया कि आपकी जो परीक्षा है अपनी निर्धारित डेट पर ही होगी। वह डेट है आपका 5 सितंबर। उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। और एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड कब से शुरू होगा, ये पूरी नोटिस में जानकारी दी गई है। आप एक वीडियो मैंने छोटा सा बनाया, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप कैसे डाउनलोड होगा, कैसे जिसने पासवर्ड और ID भूल गया वो कैसे डाउनलोड करेगा, और वो भी नहीं कर पाता है तो डुप्लीकेट एडमिट कार्ड कैसे बनेगा, ये सब जानकारी उसमें दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम 1972। क्योंकि दोस्तों, जितने भी लोकल लॉज हैं वहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी डिसाइडिंग हो जाते हैं। क्योंकि यूपी जुडिशरी जो है उसके प्री एग्ज़ाम में ये सब नहीं है, सिर्फ मेंस एग्ज़ाम में, इसलिए कोई प्री के दृष्टिकोण से इसको नहीं पढ़ता है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव जो है उनका तैयार नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैं इसलिए इसको सॉल्व करवाऊंगा, जितने भी लोकल लॉज हैं उसके मैं प्रैक्टिस सेट सबसे पहले करवाऊंगा, उसके बाद और सब चीज़ें करवाऊंगा। तो इसमें आज जो है आपका सामने है जो इसका करवाऊंगा उत्तर प्रदेश शहरी भवन का किराएदारी का, इसमें आपका प्रैक्टिस सेट होगा। 83 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने मार्केट में एक विधि की पत्रिका है ला फाइटर, उससे मैंने लिए हैं। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है उत्तर प्रदेश शहरी भवन। आपको ये भी बता दें कि इसमें जो है आपका दोस्तों ये जानने कि ये कब से आपका पारित हुआ और कब से लागू हुआ। तो आपका ये जो पारित हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका 8 मार्च को, 8 मार्च 1972 से ये जो हुआ आपका, ये हुआ पारित, ठीक। और आपका लागू जो हुआ, ये परिवर्तन की तिथि जो है इसके जो है परिवर्तन की तिथि है 15 जुलाई 1972। ये डेट आप जान लें, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों, इसमें आपको एक बात और बता दें कि इसमें जो है आपका कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, ये भी आप जान लें। तो इसमें दोस्तों आपके जो हैं मात्र 7 चैप्टर हैं। कितने? 7 चैप्टर आपके 7 चैप्टर हैं। और सेक्शन जो है आपके इसमें सेक्शन है आपके 44 सेक्शन है। अनुसूची आपकी एक है, अनुसूची जो है मात्र एक अनुसूची इसमें है। सेक्शन है 44, चैप्टर है 7, अनुसूची है 1, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें जो है आपका उत्तर, पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन अधिनियम कब से प्रवृत्त हुआ। तो हमने आपको बताया कि ये कब से प्रवृत्त हुआ, तो आप वहाँ से इसको आप कर सकते हैं। यानी कि आपका कब से हुआ, ये 15 जुलाई से आपका ये परिवर्तन में है। तो इसका आपका विकल्प जो है आपका ए विकल्प सही है। और पारित हमने बताया आपको 8 मार्च, याद रख लीजिएगा, 8 मार्च को ये पारित हुआ था 1972, और 15 जुलाई को ये यानी कि परिवर्तन में आया, लागू है। दूसरा क्वेश्चन, इस अधिनियम के किराएदार की बेदखली का बाद दाखिल किया जाएगा। तो कहाँ दाखिल किया जाएगा? इसकी बेदखली से संबंधित बात तो लघु बाद न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। तीसरा है, उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम लागू होता है, तो ये कहाँ कहाँ लागू होता है? तो ये लागू होता है प्रत्येक नगर, प्रत्येक म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, उपरोक्त सभी। तो यह दोस्तों सभी जगह पे लागू होता है। आपका ये विकल्प जो आपका डी यानी ई विकल्प आपका सही है। तो यह जो है दोस्तों ये कहाँ पर दिया गया है, कहाँ कहाँ लागू होता है, आपका ये सेक्शन 1 में ये दिया गया है कि यह अधिनियम कहाँ कहाँ, इसका विस्तार कहाँ तक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 4, यह अधिनियम लागू नहीं होगा। और उसके बाद फिर अगला है कि अधिनियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो यह जो दिया है आपका सेक्शन जो है 2 में बताया गया है कि इसके जो प्रवर्तन से किसको किसको विमुक्ति प्राप्त है, यानी कि कहाँ कहाँ यह लागू नहीं है। तो दिया है पहला, सिनेमा भवन पर, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के भवन पर, वक्फ के भवन पर, उपरोक्त सभी। तो यह सभी पर जितने हैं इन पर लागू नहीं होता, यानी कि सभी को छूट प्राप्त है इससे। अगला क्वेश्चन है, यह अधिनियम निम्नलिखित भवनों पर लागू नहीं होगा। अब किस पर लागू नहीं होगा? यहाँ पर उसी क्वेश्चन का लगभग विस्तार है ये कि किसी ऐसे भवन पर जिसका किराया 2000 रुपये से अधिक हो, किसी ऐसे भवन पर जिसका किराया 3000 रुपये से अधिक, किसी ऐसे भवन पर जिसका किराया 4000 रुपये से अधिक हो, किसी ऐसे भवन पर जिसका किराया 5000 रुपये से अधिक हो। तो आपको ये बताना है इसमें से किस पर लागू नहीं होगा। तो यह दोस्तों लागू है जिसका किराया 2000 रुपये से अधिक हो। आपका 5 का ये आंसर सही है। अगला जो आपका प्रश्न 6ठा नंबर, इस अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्ति प्राप्त है
यानी कि इस अधिनियम के प्रवर्तन से किसको किसको विमुक्ति प्राप्त है। यह दिया है सेक्शन 2 में। हमने आपको बताया किसी ऐसे भवन पर जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण किराएदार हो, किसी ऐसे भवन पर जिसका मकानदार सरकार हो, सार्वजनिक मनोरंजन के भवन पर, उपरोक्त सभी भवनों पर। तो यह दोस्तों उपरोक्त सभी भवन जो हैं ये इससे जो है इस अधिनियम से प्रवर्तन से विमुक्ति प्राप्त है, यानी इन पर यह लागू नहीं है। आपका आंसर डी सही है। ये सब सेक्शन 2 में बताया गया है। अधिनियम उन्हीं भवनों पर प्रयोज्य होगा जिसका निर्माण हुए, अब इसमें कितना है, 10 वर्ष व्यतीत हो गया हो, 15 वर्ष व्यतीत हो गया हो, 20 वर्ष व्यतीत हो गया हो, 40 वर्ष व्यतीत हो गया हो। अब इसमें दोस्तों आप जान लें कि यह अधिनियम उन्हीं भवनों पर प्रयोज्य होगा जिनमें 10 वर्ष व्यतीत हो गया हो, जिसका निर्माण 10 वर्ष व्यतीत हो गया हो। अगला प्रश्न है, कुछ भवनों पर अधिनियम प्रयोज्य नहीं होता, यह विमुक्ति प्राप्त है। हमने आपको पहले बता दिया कि ये सेक्शन 2 में दिया गया है। उसी क्वेश्चन को यहाँ फिर से रिपीट किया गया है एक क्वेश्चन के रूप में। हमने आंसर आपको पहले ही बता दिया था। ठीक, आगे जो आपका है, भवन का अधिभोगी किसी अन्य व्यक्ति को निवास करने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है। यानी भवन का जो अधिभोगी है किसी अन्य व्यक्ति को निवास करने की अनुज्ञप्ति दे सकता है। कितने दिन के लिए दे सकता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर है आपका वो है 3 महीने के लिए वह दे सकता है, यानी कि अल्पावधि के लिए वह, तो अल्पावधि कितनी हो सकती है? मात्र 3 महीने। वैसे सामान्यतः दोस्तों होता क्या है कि धारा 16 के अधीन इसके लिए जो है प्रवेशन के लिए जो है एक अध्यादेश जारी किया जाता है। तो लेकिन उसके अतिरिक्त भी अगर अधिभोगी चाहे तो उसको किसी भी व्यक्ति को 3 महीने के लिए उसको अस्थायी रूप से उसको रहने के लिए दे सकता है। यह कहाँ पर दिया गया? ये दिया है सेक्शन 2 का में, इससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आगे है, अनुज्ञप्तिदाता तथा अनुज्ञप्तिधारी अध्यासन के दिनांक से कितने दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे? तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का ये विस्तार है, इसी प्रश्न का ये विस्तार है कि यानी कि अनुज्ञप्तिदाता अनुज्ञप्तिधारी अध्यासन के दिनांक से कितने दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे। तो यह जो सूचना है दोस्तों ये कितने दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को देंगे? तो ये आंसर आपका जो है इसमें 1 माह के भीतर, कितने दिन के अंदर? 1 माह के भीतर इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को अनुज्ञप्तिदाता अनुज्ञप्तिधारी देंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि भवन पर अध्यासीन कोई व्यक्ति अल्पावधि के लिए निवास करने के प्रयोजन से अनुज्ञप्ति दे सकता है या उपबंध है। तो दोस्तों मैंने इसको पहले बता दिया कि सेक्शन 2 का में दिया गया है इससे संबंधित उपबंध है। अगला धारा 2 का के अधीन जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्ति की मूल अवधि में वृद्धि कर सकता है। तो यह दोस्तों जो जिला मजिस्ट्रेट है ये जो मूल अनुज्ञप्ति है इसकी अवधि में कितना वृद्धि कर सकता है? तो ये 6 माह तक कर सकता है। कितना कर सकता है? तो ये कर सकता है 6 माह तक। ठीक, अगला जो प्रश्न है, यदि अनुज्ञप्तिधारी नियत अवधि के बाद मकान खाली करने से इनकार कर दे तो अध्यासी उसकी बेदखली के लिए आवेदन करेगा। तो उसकी बेदखली कहाँ आवेदन करेगा? नियत प्राधिकारी के समक्ष, सिविल जज के न्यायालय में, लघु वाद न्यायालय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आवेदन करेगा नियत प्राधिकारी के समक्ष। अगला प्रश्न आपका है, किराएदार के अंतर्गत निम्न व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है। किसको किसको शामिल किया जा सकता है? जो व्यक्ति भवन का किराया देता हो, किराएदार की मृत्यु की स्थिति में सामान्यतः भवन में उसके साथ रहने वाला उसका वारिस यदि भवन आवासिक हो, किराएदार की मृत्यु की स्थिति में उसका वारिस यदि भवन अनावासिक हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों ये बताया गया कि किराएदार की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अब इसमें दोस्तों उपरोक्त सभी जो है सम्मिलित है इसके अंतर्गत। तो इसमें हमने आपको बताया कि किराएदार के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो इसमें है आपका उपरोक्त सभी। यह कहाँ पर दिया गया है? तो ये आपका परिभाषा खंड, जो इस अधिनियम का जो परिभाषा खंड है वह दिया गया है सेक्शन 3 में परिभाषा खंड दिया गया है। अब इसी के दोस्तों जो है 3 का में किराएदार की परिभाषा दी गई है कि उसके अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आते हैं। अब उसको देख सकते हैं। निम्न कथनों में से सत्य कथन है, किराएदार के अतिरिक्त उसकी मृत्यु के बाद जो किराएदारी का हकदार होता है उसे कानूनी किराएदार कहते हैं। किराएदार का अधिकार संपत्ति संबंधी अधिकार है, किराएदारी का अधिकार दाय योग्य है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों सभी विकल्प सही हैं आपके, यानी कि किराएदार के अतिरिक्त उसकी मृत्यु के बाद जो किराएदारी का हकदार होता है उसे कानूनी किराएदार कहते हैं। किराएदारी का अधिकार संपत्ति संबंधी होता है, किराएदारी का अधिकार दाय योग्य होता है, यानी कि सभी विकल्प सही हैं इसमें।
इस अधिनियम के अंतर्गत नियत प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो नियत प्राधिकारी के अंतर्गत कौन कौन शामिल किए जाते हैं इसमें दोस्तों? सिविल न्यायिक अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एवं बी दोनों, जिला मजिस्ट्रेट। तो इसमें जो है आपका सही आंसर जो है वो है सी, यानी कि सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट ये जो है नियत प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं इस अधिनियम में। अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? आवंटन एवं निर्भुक्ति करने की, किराए से संबंधित विवाद का विनिश्चय करने की, उपयुक्त ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है दोस्तों आपको आपका विकल्प जो है ये है सी, यानी कि ए और बी दोनों इनको प्राप्त हैं शक्तियाँ। क्या क्या? आवंटन एवं निर्भुक्ति करने की, किराए से संबंधित विवाद का विनिश्चय करने की। जिला मजिस्ट्रेट को ये दोनों शक्तियाँ इस अधिनियम में प्रदान की गई हैं। अगला प्रश्न है, किराएदार तथा मकानदार के परिवार में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। अब किराएदार तथा मकानदार के परिवार में निम्नलिखित को शामिल किया गया है। तो किसको किसको? पत्नी, विधवा, पुंजातीय वंशज की पुत्री, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो विकल्प है ये है उपरोक्त सभी। आगे जो आपका आता है दोस्तों प्रश्न है आपका 19, अधिनियम की धारा 3 के खंड 6 में परिभाषित परिवार शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो परिवार शब्द के अंतर्गत कौन नहीं आता है इसमें दोस्तों? इस जो है जो धारा 3 छा दिया गया इस अधिनियम की, उसके अंतर्गत दोस्तों परिवार के अंतर्गत कौन कौन नहीं आते हैं, यह बातें इसमें बताई गई हैं। तो आपको ये बताना है कौन कौन नहीं आते हैं। जैसे कौन कौन? पुत्र, पुंजातीय वंशज की पुत्री, पुत्री के पुत्र, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका 19 का सी। पुत्री के पुत्र जो हैं ये धारा 3 छा के परिभाषा में परिवार शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन और भी क्लियर हो गया कि परिवार की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 3 छा में परिवार की परिभाषा दी गई है। अधिनियम के अंतर्गत परिवार के अंतर्गत नहीं आते हैं। परिवार के अंतर्गत और कौन नहीं आता है इसमें? सौतेला पुत्र, विवाहित पुत्री, भतीजा, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी जो है परिवार की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी कि या इसमें से कोई भी परिवार के अंतर्गत नहीं आता है। सौतेला पुत्र हो गया, भतीजा हो गया, विवाहित पुत्री, ये सब परिवार की परिभाषा के अंतर्गत धारा 3 छा में नहीं आते हैं। अधिनियम के अंतर्गत भवन के अंतर्गत आते हैं। तो भवन के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन आते हैं? अब भवन की परिभाषा कहाँ पर दी गई है दोस्तों? तो ये दिया गया है 3 झा में दिया गया है। इसकी परिभाषा जो है 3 झा में दिया गया है। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो ये आई में इसकी परिभाषा दी गई है। कौन कौन? झोपड़ी, गोमती, लकड़ी की दुकान यानी दुकान से संलग्न चबूतरा। तो इसमें कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंतर्गत सभी आते हैं। उपरोक्त सभी जो हैं भवन के अंतर्गत आते हैं इस परिभाषा में। 3 झा या आई कह सकते हैं इसको, ठीक, यानी झोपड़ी, गोमती जिसको लकड़ी की दुकान होती है, पान वान उसमें लोग लगाते हैं बैठ करके, कोई भी छोटा मोटा काम करते हैं, दुकान से संलग्न चबूतरा, ये सब भवन के अंतर्गत आते हैं। भवन के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। भवन में उपयोग हेतु मकानदार द्वारा उपलब्ध फर्नीचर, भवन में लगाए गए फिक्सचर, भवन से संबद्ध कोई भूमि बाग को शामिल करके उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों जो है आपका उपरोक्त सभी सही हैं, ये सभी भवन के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका, मानक किराए को परिभाषित किया गया है। तो मानक किराए को कहाँ परिभाषित किया गया है? तो ये धारा 3 जो है दोस्तों, धारा 3 इसमें 3 टा में, 3 ठा में, 3 डा में, 3 ढा में। तो इसको परिभाषित किया गया है 3 टा में, इसको परिभाषित किया गया है। इसको इंग्लिश में बोले तो 3 के, यहाँ इसलिए हमने के लिख दिया है, ठीक। तो इसको आप 3 टा कह सकते हैं या 3 के में इसको परिभाषित किया गया। किसको? मानक किराए को, यानी स्टैंडर्ड रेंट को इसमें परिभाषित किया गया। किराया नियंत्रण अधिकरण का गठन का उपबंध किया गया है। तो इसका उपबंध कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है सेक्शन 2 खा में इसका उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न जो आपको 25, कोई किराएदार किसी शिकमी किराएदार या अन्य व्यक्ति को बसाने के लिए उससे कोई अभिलाभ नहीं लेगा और ना स्वीकार करेगा, यह उपबंध किया गया है। तो यह उपबंध कहाँ किया गया है?
धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 6, धारा 7 में। तो इसका उपबंध किया गया धारा 4 में, इसका उपबंध किया गया है। अगला जो है आपका, पुराने भवनों की दशा में किराए में वृद्धि करने हेतु किराएदार को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। नोटिस की परिसीमा काल कितनी है? तो इसकी परिसीमा काल कितनी है? अधिनियम के परिवर्तन से 1 मास, अधिनियम के परिवर्तन से 2 मास, अधिनियम के परिवर्तन से 3 मास, अधिनियम के परिवर्तन से 4 मास। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका अधिनियम के परिवर्तन से 3 मास के अंतर जो होता है इसकी सूचना देनी होती है। किराए में वृद्धि करने हेतु किराएदार को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। पुराने भवनों की दशा में नोटिस की परिसीमा काल है अधिनियम के परिवर्तन से 3 मास के भीतर ही इसकी नोटिस दिया जाना होता है। सही सुमेलित नहीं है। मानक किराए का अवधारण, पुराने भवनों की दशा में किराए में वृद्धि के लिए लिखित में नोटिस, रिक्त भवन का प्रदेशन तथा निर्मुक्ति, शिकमी किराए पर उठाने पर रोक। तो इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है यह पूछा है। तो इसमें जो है दोस्तों आपका शिकमी किराए पर उठाने पर जो रोक है वही आपका इसमें सुमेलित नहीं है, यानी कि जो है आपका शिकमी किराए पर उठाने पर जो रोक है ये आपका सुमेलित नहीं है। और सभी जो हैं आपके सुमेलित हैं। यह जो दिया गया है ये दिया गया सेक्शन 25 में, जबकि यहाँ पर आपका 24 दिया हुआ है। 25 में यह प्रावधान किया गया है। आगे जो है आपका धारा 6 के अंतर्गत सुधार के आधार पर मकानदार किराए में कितनी अभिवृद्धि कर सकता है? सुधार में किए गए व्यय का 1% मासिक, सुधार में किए गए व्यय का 2% मासिक, सुधार में किए गए व्यय का 3% मासिक, सुधार में किए गए व्यय का 4% मासिक। तो इसमें जो है वह कर सकता है किराए सुधार में किए गए का 1% मासिक, इतना वह वृद्धि कर सकता है किराए में। ठीक। अगला प्रश्न है, जब मकानदार भवन में सुधार के आधार पर किराए में वृद्धि करता है तो उसकी लिखित सूचना सुधार के संपन्न होने के कितने दिन के भीतर देगा? तो इसकी लिखित सूचना 3 महीने के भीतर देगा। कितने दिन के भीतर? 3 महीने के भीतर वह देगा। किराएदार को किराए के अतिरिक्त अन्य कर मकानदार को देने के लिए दायी बनाया गया है। तो किस सेक्शन में बनाया गया है दोस्तों? यह बनाया गया सेक्शन 7 में। अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है? किराएदार किसी प्रतिकूल लिखित संविदा के अधीन रहते हुए करों को अदा करने के लिए दायी है। दूसरा, गृह कर का भुगतान करने के लिए किराएदार का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब इस अधिनियम के प्रवर्तन के बाद गृह कर में वृद्धि की जाती है। तीसरा है, जल कर के भुगतान का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब जल कर का भुगतान शुद्ध हो जाता है। उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है आपका विकल्प जो है कौन सा सही विकल्प है? उपरोक्त सभी। इसमें सही सभी सही हैं। यदि मकानदार तथा किराएदार के बीच का करार यह दर्शित करता है कि किराएदार द्वारा गृह कर के भुगतान के लिए संविदा है तो गृह कर की वसूली के लिए अनुतोष से संबंधित बात संस्थित किया जाएगा। तो कहाँ संस्थित किया जाएगा? लघुवाद न्यायाधीश के समक्ष, नियत प्राधिकारी के समक्ष, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है आपका ए, लघुवाद न्यायाधीश के समक्ष। कहाँ दिया गया है? सेक्शन 7 में। अगला जो है, मानक किराए के अवधारण के संबंध में सत्य कथन है। मानक किराए का अवधारण जिला मजिस्ट्रेट करता है। जिला मजिस्ट्रेट भवन के बाजार मूल्य के 10% प्रति वर्ष को उसका वार्षिक किराया समझेगा और मासिक किराया इस प्रकार आंकलित वार्षिक मानक किराए के 12वें भाग के बराबर होगा। उपर्युक्त ए एवं बी केवल ए। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। अधिनियम की कौन सी धारा जिला मजिस्ट्रेट को किसी भवन का मानक किराया निर्धारित करने का अधिकार देती है? तो यह जो है दोस्तों आपका धारा जो है 9, ये ऊपर आ चुका है। जो मिलान करने वाला क्वेश्चन था इसमें आ चुका था। अगला है, मानक किराए के विवाद का अवधारण करने की शक्ति जिला मजिस्ट्रेट को किस धारा में दी गई है? तो यह जो दिया गया आपका ये दिया गया है सेक्शन 8 में यह दिया गया है। अगला, सार्वजनिक पूर्त या सार्वजनिक धार्मिक संस्था या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए किराए पर दिए गए भवन के किराए के पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करती है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? आपका विकल्प सही है सी, 9A ऐसा अधिकार देती है। 9 का। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। मकान का पुनरीक्षित किराया मकान के बाजार मूल्य का 10% होगा और मासिक किराया वार्षिक किराए का 12वां भाग होगा। जहाँ किसी भवन के किराए का पुनरीक्षण कर दिया गया है वहाँ मकानदार अंतिम आदेश की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के भीतर किराए के पुनरीक्षण के लिए आवेदन नहीं देगा।
अगला विकल्प है पुनरीक्षण में पारित आदेश का अपील की जा सकती है। पुनरीक्षण में पारित आदेश का पुनर्विलोकन पोषणीय है। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें विकल्प सही है डी आपका सही है। पुनरीक्षण में पारित आदेश का पुनर्विलोकन पोषणीय है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका वह है जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है जब ऐसा आदेश मानक किराए के उदाहरण के संबंध, मानक किराए की धनराशि के संबंध, विवाद का उदाहरण के संबंध में हो, धार्मिक या सार्वजनिक संस्थाओं के भवन के संबंध में, पुनरीक्षित किराए के संबंध में हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका विकल्प है आपका डी का सही विकल्प है उपरोक्त सभी स्थितियों में वह जो है न्यायाधीश को अपील कर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है। अगला जो धारा 8, धारा 9, धारा 9 का के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित होने की तिथि से कितने दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील कर सकता है? तो 30 दिन के भीतर वह जो है अपील कर सकता है। 30 दिन के भीतर, आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर। धारा 10 के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति कर सकता है। तो धारा 10 के जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति कर सकता है। वो क्या कर सकता है? वह कर सकता है अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन नहीं। तो यह पुनर्विलोकन। तो इसमें है उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर नहीं इससे जुड़ा हुआ है। उपरोक्त में से कोई काम नहीं कर सकते, उसका आदेश जो होता है अंतिम माना जाता है। ठीक। अगला है कोई व्यक्ति आवंटन के आदेश के बिना कोई भवन को किराए पर नहीं दे सकता, यह उपबंध है। तो यह उपबंध कहाँ किया गया? यह उपबंध किया गया धारा 11 में। अगला है निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है। तो धारा 11 में अंतरिक्ष प्रावधानों को उल्लंघन करके कोई भवन किराए पर दिया जाता है तो वह भवन खाली समझा जाएगा और उस भवन का आवंटन हो सकता है। यदि आवंटन के दिनांक आदेश के अतिरिक्त भवन को पट्टे पर दिया जाता है तो पट्टा का करार पक्षकारों के बीच वैध है, लेकिन किराया नियंत्रण प्राधिकारी ऐसे पट्टे से आबद्ध नहीं है। मकानदार द्वारा अपने आवास के अधिभोग के लिए उसकी सम्मति के बिना किराएदार के पक्ष में किराया रसीद किराएदारी का सृजन नहीं करती है। जहां मकानदार द्वारा अधिभोग के लिए सम्मति दी जाती है वहां मकानदार विबंध के सिद्धांत से बाध्य और किराएदारी को विनियमित किया जा सकता है। उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों जो आपका 42 का जो आंसर वो है उपरोक्त सभी सही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 43 भवन के रिक्त समझे जाने के संबंध में उपबंध है। तो ये कहाँ पर उपबंध है? यह है आपका सेक्शन 12 में उपबंध है। तो इसमें कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है कि अगर किराएदार अगर वैसा काम करता है तो मान लिया जाएगा कि भवन जो है वह रिक्त हो चुका है। अगला जो है कब किसी भवन के मकानदार या किराएदार का भवन से अध्यासन समाप्त समझा जाएगा? उसी का विस्तार है जब वह अपना सामान वहाँ से हटा लिया हो, उसने उस पर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके परिवार के सदस्य ना हो अध्यासन कर लेने दिया हो, किसी आवासीय भवन की दशा में उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों ने अन्यत्र निवास कर लिया हो। उपरोक्त सभी। इसमें जो आंसर जो है वह उपरोक्त सभी सही हैं। 44 का आपका डी विकल्प सही है। अगला जो है इस अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत किन स्थितियों में किसी भवन को रिक्त समझा जाएगा? कारोबार में नए भागीदार का प्रवेश कर लेना, कोई अन्य भवन रिक्त स्थिति में अर्जित कर लें, आजीविका या सेवा योजना से आबद्धता समाप्त हो गई हो। उपरोक्त सभी। इसमें जो है आंसर जो है उपरोक्त सभी। तो ये दोनों दोस्तों एक ही सेक्शन में सब बातें हैं। 2 क्वेश्चन इससे बनाया गया है, 2 या 3 क्वेश्चन आगे फिर भी है। और एक क्वेश्चन इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन यदि एक बार भवन के रिक्त घोषित करने का आदेश पारित किया जा चुका है तो उसके विरुद्ध एकमात्र उपचार है। तो उसके विरुद्ध कौन सा उपचार प्राप्त है? वह है रिट याचिका पुनर्विलोकन, ए और बी दोनों। तो इसमें ए और बी दोनों यानी रिट याचिका दायर करवाए पुनर्विलोकन उसका कराया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है किराएदार किराएदारी के विनियमितीकरण का अभिवचन किस धारा के अंतर्गत कर सकता है? तो यह जो है धारा 14 के अंतर्गत वह ऐसा कर सकता है। भवन के रिक्त की सूचना मकानदार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दिए जाने का उपबंध है। तो अब कहाँ पर है दोस्तों? ऐसा उपबंध जो है यह आपका दिया है धारा 15 में ऐसा उपबंध किया गया है। यानी कि भवन के रिक्ति की सूचना जो मकानदार है वह जिला मजिस्ट्रेट को देगा कि भवन उसका रिक्त हो चुका है। अगला जो है मकानदार जो है भवन के रिक्त होने की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को रिक्त के कितने दिन के भीतर लिखित सूचना देगा? तो कितने दिन के भीतर देगा? या 7 दिन के भीतर ही दे देगा। जैसे मकान उसका रिक्त हुआ उसके 7 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपने भवन के रिक्त होने की सूचना उसको दे देगा। किराएदार भवन को रिक्त करने की लिखित सूचना जिला मजिस्ट्रेट मकानदार को रिक्ति के कितने दिन पूर्व देगा? तो यह जो है देगा आपको, यह देगा 15 दिन पूर्व। मान लीजिए वह जब खाली करने वाला उसके 15 दिन पूर्व वह मकान मालिक को और किराएदार इनको मकानदार को जिला मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना देगा वो।
रिक्त भवन का प्रदेशन या निमुक्ति से संबंधित धारा है, तो धारा ये है 16। कितना है? धारा 16। जिला मजिस्ट्रेट किराएदार के पक्ष में निर्मुक्ति आदेश तभी देगा जब मकान का मकानदार द्वारा आवासिक परियोजनों के लिए आवश्यक हो, वृत्ति, व्यापार या आजीविका के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, न्यास के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है, अध्यासन के वास्ते वास्तविक रूप से आवश्यकता है, जीर्ण भवन को गिराने एवं नवनिर्माण के प्रयोजन के लिए। उपरोक्त सभी स्थितियों में जो है वह जो है जिला मजिस्ट्रेट जो है किराएदार के पक्ष में निर्मुक्ति आदेश देगा। ठीक है, जब मकानदार द्वारा इन चीज़ों की ज़रूरत हो, यानी विकल्प आपका ई सही है। अगला जो है मकानदार प्रदेशन ग्रहीता को कितने दिन के भीतर कब्जा दे देगा, तो इसमें जो दोस्तों आपका सही आंसर है वो है पहला विकल्प है आदेश के दिनांक से 7 दिन से पहले का ना हो, आदेश के दिनांक से 10 दिन से पहले का ना हो, आदेश के दिनांक 15 दिन से पहले का ना हो, आदेश के दिनांक से 30 दिन से पहले का ना हो। तो इसमें जो विकल्प आपका सही है वो है विकल्प ए, आदेश के दिनांक 7 दिन से पहले का नहीं होना चाहिए। मकानदार या अन्य व्यक्ति प्रदेशन निर्मुक्ति आदेश में समाविष्ट भवन का अध्यासी होने का दावा बेदखली होने के कितने दिन के भीतर आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट को दे सकता है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो है आपका बी, 15 दिन पूर्व। ठीक, अगला क्वेश्चन है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भवन के रिक्त होने की सूचना प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर प्रदेशन आदेश दिया जा सकता है, तो यह जो प्रदेशन आदेश जो जिला मजिस्ट्रेट देगा वह होगा इसको जो सूचना प्राप्त होगी तो सूचना प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 21 दिन के भीतर वह प्रदेशन आदेश दे सकता है, यानी कि देगा। धारा 16 के अधीन प्रदेशन आदेश या निर्मुक्ति आदेश से पीड़ित व्यक्ति को ऐसे आदेश के विरुद्ध क्या उपचार प्राप्त है, तो इसके विरुद्ध क्या उपचार प्राप्त है? अपील कर सकेगा, पुनरीक्षण कर सकेगा, ए और बी दोनों रिट याचिका कर सकेगा, तो इसमें उसको जो है पुनरीक्षण इसका वो कर सकता है, विकल्प बी सही है। धारा 16 के अधीन प्रदेशन निर्मुक्ति आदेश की अपील या पुनरीक्षण किसके समक्ष की जाती है, तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है जिला न्यायाधीश के समक्ष यह किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट के प्रदेशन निर्मुक्ति आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति आदेश के कितने दिन के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन दाखिल कर सकता है, तो यह कर सकता है 15 दिन के भीतर, आदेश के 15 दिन के भीतर जो है वह जिला न्यायाधीश के समक्ष कर सकता है आवेदन। ठीक, किराएदार को बेदखल करने के लिए बात लाए जाने का आधार दिए गए हैं, तो किस सेक्शन में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं धारा 20 में यह दिया गया है। किराएदार को बेदखली के आधार हैं 4 महीने का किराया बाकी हो, भवन को सारवान रूप से क्षतिग्रस्त, मकानदार की लिखित अनुमति के बिना अवैध या अनैतिक प्रयोजन हेतु उपयोग, मकानदार तथा जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना शिकमी किराए पर उठाता है, तो इसमें जो है आपका जो है विकल्प जो उपरोक्त सभी सही हैं। इतनी जो भी दशाएं हैं इसके आधार पर किराएदार को बेदखली का आधार मकान मालिक को मिल जाता है। किराएदार को भवन से बेदखल करने हेतु बाधा संचित किया जा सकता है जब किराएदार मकानदार की लिखित अनुज्ञा के बिना मकान में संरचनात्मक परिवर्तन कराता, भवन को सारवान रूप से क्षतिग्रस्त करता है, मकानदार के स्वत्व को नकारा है या अमान्य किया है, सेवा योजना की संविदा समाप्त हो गई हो, तो इसमें जो है आपका जो 61 है इसमें उपरोक्त सभी विकल्प आपके सही हैं। सभी परिस्थितियों में मकानदार ऐसा कर सकता है। किराएदार को बकाये किराए पर कितनी ब्याज देय होती है, तो कितनी ब्याज देय होती है? 9% उसको ब्याज देना होता है मकान मालिक को। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है, यदि किराएदारी किसी निश्चित समयावधि के लिए है और वह समयावधि समाप्त हो गई हो तो बेदखली के लिए बात पर रोक नहीं है। दूसरा है धारा 20 की कोई बात CPC के आदेश 23 के अधीन अभिलिखित किसी करार, समझौते या तुष्टि के आधार पर डिक्री देने की न्यायपालिका की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, तो इसमें और तीसरा है उपरोक्त A एवं B, चौथा है केवल B, तो इसमें जो सही विकल्प है आपका वो है C है, A और B दोनों कथन सत्य हैं। नियत प्राधिकारी मकानदार के तदर्थ आवेदन पत्र पर किराएदारी के अंतर्गत भवन से किराएदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है, तो किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है, तो किया गया धारा 21 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन लगभग 80 प्रश्न हैं, तो इसलिए इसमें दोस्तों 83 प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा।
अगला, नियत प्राधिकारी मकानदार के तदर्थ आवेदन पत्र पर किसी किराएदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है। तो इसमें अध्यासन के लिए वास्तविक रूप से आवश्यकता, जीर्ण भवन गिराकर नव निर्माण हेतु अपेक्षित, सेवा आयोजन समाप्त, मकान से संबंधित भूमि नए भवनों के निर्माण हेतु आवश्यक। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो है 65 का आपका विकल्प ई सही है। यानी सभी परिस्थितियों में जो है नियत प्राधिकारी जो है मकानदार के तदर्थ आवेदन पत्र पर किसी किराएदार को बेदखल करने का आदेश दे सकता है। अगला, जो इस अधिनियम की धारा 21 के आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति अपील कर सकता है। तो किसको अपील करेगा वह दोस्तों? वह जिला न्यायाधीश को अपील करेगा। यानी कि जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश को अपील करता है। ऐसा आप एक कॉमन कॉन्सेप्ट बना लें। इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन आदेश से क्षुब्ध व्यक्ति आदेश के दिनांक से कितने दिन के भीतर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है? तो इसमें जो है आपका 30 दिन के भीतर, इस धारा के अंदर जो है 30 दिन के भीतर वह अपील कर सकता है। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, इस अधिनियम के किस धारा के अंदर बेदखली के आदेश का प्रवर्तन किया जा सकता है? तो 68 का जो है दोस्तों आपका ये दिया प्रावधान धारा 23 के अंतर्गत सही सुमेलित युग्म है। तो इसमें जो है भवन को रिक्त समझा जाना, धारा 12 बेदखली का बाद, धारा 20 बेदखली के तदर्थ आवेदन पर, धारा 21 आदेश का प्रवर्तन, धारा 23। तो इसमें जो आपका जो विकल्प सही है वो है विकल्प बी सही है। यानी कि सभी जो हैं ये सही हैं। अगला जो है, निम्नांकित कथनों में से कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कोई भी किराएदार अपनी किराएदारी के अधीन संपूर्ण भवन को सिकमी किराए पर नहीं उठाएगा। किराएदार भवन का कोई भाग मकानदार तथा जिला मजिस्ट्रेट की लिखित अनुज्ञा से सिकमी किराएदार को उठा सकता है। किसी व्यक्ति को होटल या वासा में ठहराना सिकमी किराए पर उठाना नहीं समझा जाएगा। किराएदार भवन को या उसके भाग को उप किराए पर नहीं उठा सकता है। तो इसमें से कौन कौन सा सही है? तो 70 का जो है दोस्तों आपका 1, 2, 3 सही है। आपका 70 का आपका यानी विकल्प डी 1, 2, 3 सही है और ये जो है आपका गलत है। ये तीनों विकल्प सही हैं। सत्य उत्तर का चयन कीजिए। किराएदार द्वारा भवन के भाग को सिकमी किराए यानी उप किराए या उपट्टे पर उठाने पर रोक नहीं है। किराएदार द्वारा भवन का कोई भाग जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा लेकर किराए पर उठा सकता है। जब किराएदार भवन के भाग को सिकमी किराए पर उठाता है तो किराएदार, मकानदार और उप किराएदार का संबंध हो जाता है, उपरोक्त ए एवं बी दोनों। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है डी, यानी 1 और 2 सही है, सी वाला आपका गलत है। यानी विकल्प जो है आपका डी सही है और डी के हिसाब से आपका ए और बी सही है। सी वाला आपका ये जो है आपका सी जो है ये गलत है। निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है। किराएदार 2 महीने के किराए की धनराशि के बराबर राशि का मकान की पुताई या मरम्मत में खर्च कर सकता है। सामूहिक उपद्रव आदि के कारण मकान के पूर्णतः अंशतः क्षतिग्रस्त हो जाने पर किराएदार को अपने व्यय पर पुनर्निर्माण या मरम्मत कराने का अधिकार होगा। सिकमी किराएदार भवन में परिवर्तन या सुधार नहीं कर सकता है। तो इसमें जो आपका सभी विकल्प सही है, यानी विकल्प डी आपका सही है। अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत न्यायालय में किराया जमा करने का प्रावधान किया गया है? तो यह जो है दोस्तों आपका धारा 30 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगला है, किराएदार क्षेत्राधिकार रखने वाले मुंसिफ के न्यायालय में किराया जमा कर सकता है जब तथाकथित मकानदार किराए लेने से इनकार कर दे, मकानदार किराए पाने के हकदार व्यक्ति के संबंध में विवाद उठे, उपरोक्त ए एवं बी दोनों। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो है सी, यानी कि दोनों परिस्थितियों में। अब यहाँ एक चीज़ जान ली, सीधे सीधे बस एक ही क्वेश्चन पूछता है कि किराएदार किसके न्यायालय में जो होता है किराया जमा करता है, तो मुंसिफ के न्यायालय में। इसको भी आप याद रखिएगा। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का या उनके अनुसरण में दिए गए आदेशों को उल्लंघन अथवा प्रयत्न या दुष्प्रेरणा के लिए दोष सिद्धि किया जाता है उसे दंडित किया जा सकेगा। तो कितने दिन के लिए दंडित किया जा सकेगा? ऐसे कारावास जो 6 मास तक की हो सकेगी, 5,000 रुपये तक के अर्थदंड से उपयुक्त एवं भी दोनों। तो इसमें जो सही है आपका विकल्प सी सही है, दोनों से इसको किया जा सकता है। कोई व्यक्ति हो विधिपूर्ण कारण के बिना किसी किराएदार के अंतर्गत भवन या उसके भाग को गिराता है, दोष सिद्ध किए जाने पर उसे दंडित किया जा सकेगा। ऐसे कारावास केवल 1 वर्ष तक की हो सकेगी। अर्थदंड से जो 5,000 रुपये तक का हो सकेगा, उपयुक्त ए एवं बी दोनों केवल बी। तो इसमें जो सही आपका आंसर जो है
सी सही यानी दोनों सेवा 1 वर्ष तक के कारावास से और अर्थदंड 5,000 रुपये तक का हो सके। इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शास्ति का प्रावधान किया गया है? तो ये जो शास्ति का प्रावधान किया गया वो धारा 31 के अंतर्गत किया गया है। इस अधिनियम के दंडनीय किसी अपराध के लिए कोई अधिभोग संस्थित किया जाएगा। तो अधिभोग जो है संस्थित किया जाएगा, अभियोग जो है संस्थित किया जाएगा जिला मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत किसी परिवाद पर, मकानदार के परिवाद पर, किराएदार के परिवाद, पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। तो इसमें जो है जिला मजिस्ट्रेट या प्राधिकृत किसी परिवाद पर, यानी ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या जो कोई प्राधिकृत व्यक्ति हो उसके परिवाद पर जो है इसमें जो है अभियोग संस्थित किया जा सकेगा। यदि धारा 33 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट परिवाद प्राधिकृत करने से इनकार कर देता है तो आवेदन पत्र दिया जा सकेगा। किसको दिया? आयुक्त के समक्ष फिर आवेदन दिया जा सकता है। अगला, इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जा सकेगा? तो इसमें अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा किया जाएगा, प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा। सही सुमेलित नहीं है। अपराधों का संज्ञान धारा 33, प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 34, कंपनियों द्वारा अपराध धारा 32, शास्ति धारा 35। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें जो है आपका विकल्प डी सही नहीं है, क्योंकि इसका जो है दोस्तों अभी ऊपर इसका जिक्र आया था कि शास्ति से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है। तो शास्ति से संबंधित प्रावधान जो है दोस्तों धारा 31 में दिया गया है, जबकि यहाँ पर इसके सामने लिखा है 35। तो दोस्तों 2 प्रश्न और है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन चुनिए। इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों को वही शक्तियाँ हैं जो सीपीसी के अधीन सिविल न्यायालयों को प्राप्त है। इस अधिनियम के अधीन कोई जांच, अपील या पुनरीक्षण की कार्रवाई करते समय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 345 और 346 के अर्थ में सिविल न्यायालय समझा जाएगा। तो इसमें जो विकल्प सही है वो विकल्प सही है आपका सी, यानी दोनों आपका सही है, सत्य कथन दोनों है। अगला, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। दूसरा, यह अधिनियम संपत्ति अंतरण अधिनियम तथा सिविल प्रक्रिया संहिता पर अभिभावी होता है। तो इसमें दोनों विकल्प आपका सही, यानी विकल्प जो है आपका सी सही है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों आगे भी जितने भी लोकल ना हैं 2 का हो गया कंप्लीट, 3 और बचे हैं, उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। अगर उसको भी ऐड कर लिया जाए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य संहिता को, तो 4 बचे हैं, इसको मैं पूरा आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों पुराने वीडियो आप देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ पर लिंक दिया गया है, उसको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लिया करें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।